एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिर से केमिस्ट्री के कुछ 15 क्वेश्चंस की। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातु है। आपको कई ऑप्शंस दे देंगे इस तरह के, लेकिन आपको एक चीज़ जो आवर्त सारणी में आपको याद रखना है वो ये है कि आवर्त सारणी का जो ये आपको वर्ग फर्स्ट ए दिख रहा है, इसकी जो सारी धातुएं हैं वे हमारी क्षार धातु कहलाती है, ठीक है। और जो वर्ग सेकंड का 2A दिख रहा है आपको, इसकी जो सारी धातुएं हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि फर्स्ट ए जो है हमारा वो क्षार धातु का वर्ग है और सेकंड ए जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है कि क्षारीय मृदा धातु कौन सा है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो आपकी धातुएं जो आपको दिख रही है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये सारी धातुएं जो हैं आपकी वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। तो आपका जो इसमें का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने के पीछे कारण क्या है। आपके ऑप्शन है ए बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी उनकी परमाणुकता, सी उनकी भौतिक अवस्था, या डी उनके अणुओं की संरचना। तो कोई भी तत्व जो एक समूह में होते हैं उनके पीछे का एक कारण ये होता है कि उनके जो बाह्यतम कक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी वजह से ऑक्सीजन और सल्फर को भी एक समूह में रखा गया है, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक है। दोनों तत्व के जो बाह्यतम कोश का विन्यास है वो ये है कि NS2 और NP6 है, इसलिए इन दोनों तत्वों को जो पी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। पी ब्लॉक का जो 16 वर्ग है उसमें इन दोनों तत्वों को स्थान दिया गया है, और इसका कारण ये है कि इनके बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेबियम आपको दिया है, सेकंड दिया है स्टेनस जिसको हम सामान्य भाषा बोलचाल की भाषा में टीन भी कहते हैं, थर्ड दिया है आर्सेनिक, या डी दिया है जर्मेनियम। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन दिया है स्टेनस जिसको हम टीन भी कहते हैं वो हमारी अर्ध धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं वो आपके ऑप्शन है ए प्रारूपिक तत्व, बी सेतु तत्व, सी संक्रमण तत्व, या डी सामान्य तत्व। तो जो आपके ये जो है द्वितीय आवर्त के तत्व, उनके गुण जो है वो तृतीय आवर्त के तत्वों से मिलते जुलते होते हैं, जो कि विकर्णी अभिमुख होते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था एक और क्वेश्चन जिसमें जो लिथियम के गुण थे वो मैग्नीशियम से मिलते जुलते थे। इस प्रकार के जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं उनके गुण जो है विकर्णी अभिमुख के कारण तृतीय आवर्त से के गुण से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये तत्व जो हैं वो बीच में क्या करते हैं, एक ब्रिज का कार्य करते हैं। ब्रिज मतलब सेतु का कार्य करते हैं, इसलिए हम इसको सेतु तत्व कहते हैं। तो आपका जो द्वितीय आवर्त के तत्व आपको पूछा गया है कि क्या कहलाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है आपके द्वितीय आवर्त के तत्व और तृतीय आवर्त के तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों जो है एक दूसरे के बीच एक ब्रिज की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हम इसे सेतु तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युती है। हमें ऋण विद्युती कौन सबसे ज़्यादा है ये बताना है। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी सल्फर, या डी क्लोरीन। तो जब हम किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा जो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसको उसका ऋण विद्युतीय गुण कहते हैं हम। जैसे कि किसी अणु में किसी तत्व के परमाणुओं के साझा इलेक्ट्रॉन को अपने और आकर्षित करने की जो प्रकृति होती है ना, वो ही ऋण विद्युता कहलाती है। किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋण विद्युता का क्रम जो है वो बढ़ते जाता है, और अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋण विद्युता का गुण जो है वो घटते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्लोरीन। आप इसे आवर्त सारणी में देख भी सकते हैं कि ये कुछ ऐसा रहता है, सोडियम रहता है पहले, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन रहता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जब हम किसी भी
किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं हम जा रहे हैं तो ऋण विद्युतता का क्रम जो है बढ़ते जाता है, और अगर उपवर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋण विद्युतता का गुण घटते जाता है। तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन सा है। तो हम जब आवर्त में इधर कुछ ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ऋण विद्युती गुण ऋण विद्युतता जो होगी वो क्रम से बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक जो होगा हमारा ये क्लोरीन हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि ओवरऑल पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतता किसकी है, तो आपका जो प्रबलतम ऋण विद्युती तत्व है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम बताना है। मतलब कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद कौन, ये आपको क्रम दिया गया है। सोडियम है, फिर फर्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, फिर उसके बाद आपका है आयरन, फिर बी में अगर हम देखें तो आयरन दिया है, फिर मैग्नीशियम दिया है, फिर जिंक दिया है, फिर सोडियम। सी देखें तो मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक और उसके बाद आयरन। और डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो इसका ये चीज़ आप जानते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो उसके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो किसी धातु का धन विद्युतीय गुण जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। और जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता जो होती है वो क्रमशः घटते जाती है, और आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्रियाशीलता जो होती है वो बढ़ते जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से क्रिया कर लेती है। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ए है कॉपर, उसके बाद बी आयरन, सी मैग्नीशियम या डी सोडियम। आपको ये बताना है कि कौन जो है वो आसानी से जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो जो हमारी सोडियम धातु होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, इसलिए जो सोडियम जो होता है ना उसको हम खुले ऐसे मतलब खुले में नहीं रखते, उसको क्या करते हैं हम केरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही किसी भी अन्य धातु से अभिक्रिया कर लेती है। जैसे कि हम उसे अगर आर्द्र हवा में रख दें तो सोडियम की सतह जो है वो मलिन पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सोडियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो जम जाते हैं, और जब वही ऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करेंगे तो वो क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देंगे। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, वो अगर हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया कर ली तो वो क्या बना देगी, सोडियम कार्बोनेट बना देगी। तो इस प्रकार क्या होती है, ये बहुत जल्दी एकदम आसानी से क्रियाशील होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सोडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ऑप्शन है ए जिंक, बी कॉपर, सी जो है सिल्वर है, और डी जो है हमारा मरकरी है। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो कुछ धातु जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सब जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। इसलिए ये जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो ये ऑब्वियसली विस्थापित नहीं कर पाएगी। लेकिन जो एक धातु आपको दिया गया है यहाँ पे जिंक, ठीक है, जिंक जो होता है हमारा वो अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर क्रिया करेगा तो वो आसानी से जो है हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। जैसे कि अगर हम इसकी क्रिया कराएं, जिंक की अगर हम क्रिया कराएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा जिंक डाइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी ये। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा। बाकी जो है वो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा ए हमारा राइट हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव है। हमें ये बताना है कि जो आपको यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है एल्यूमिनियम की जिंक सल्फेट से, और बी ऑप्शन है जिंक की जिंक सल्फेट से,
सी ऑप्शन है आयरन की जिंक सल्फेट से, और डी ऑप्शन है कॉपर की जिंक सल्फेट से। तो हमें ये बताना है कि इसमें किसी कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो संभव है, ठीक है। तो दिया गया जो अभिक्रिया है उसमें जो ए आपको दिख रहा है वो ही संभव है, ठीक है। जानते हैं कि ये कैसे, क्योंकि कुछ धातुएं जो होती है जो अधिक क्रियाशील होती है वो कम क्रियाशील धातु को उनके सॉल्ट विलयन में क्या करती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है, और कम क्रियाशील धातु को मुक्त कर देती है। अगर हम देखें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर इसका क्रम देखें हम, तो हम ये पाएंगे कि जो सबसे अधिक क्रियाशील जो हमारी होगी वो ये जो हमारी, अगर हम देखें एल्यूमिनियम जो होगी वो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगी, ठीक है। वो जब जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करेगी तो हम देख लेते हैं कि क्या निर्माण हो रहे हैं। अगर हम 2 ले लें एल्यूमिनियम को, एक सेकेंड, हाँ, एल्यूमिनियम के अगर 2 अणु लें और उसके बाद उसको हम जिंक सल्फेट से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा तो इस प्रकार जो है ये सिर्फ इसका अगर हम अभी जो क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपका जो फर्स्ट है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये आवर्त सारणी में देख सकते हैं इनके क्रम के अनुसार जो सबसे अधिक क्रियाशील है वही अभिक्रिया संभव है, तो इसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अधातुएं कुचालक होती हैं। आपके ऑप्शन है ए उष्मा की, या बी मतलब विद्युत की, और बी है उष्मा और विद्युत दोनों की, या डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी जो होती है हमारी जो है धातुएं जो है उष्मा की कुचालक है, हमें ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार, तो जो तत्व जो ऐसे तत्व होते हैं जो धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अधातुएं कहते हैं, ठीक है। अधातुएं जो होती है हमारी वो उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। आवर्त सारणी में जो सभी धातु तत्व है उनको हम क्या रखते हैं, दाईं ओर रखे गए हैं। सारे जो अधातु तत्व है ना वो दाईं ओर रखे गए हैं। और अगर आपसे पूछी जाए कि कुल अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो कुल अधातु तत्वों की संख्या 22 है, और केवल कार्बन ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, बहुत ही अच्छा चालक है, ठीक है। बाकी जो तो आपका इसमें पूछा गया है कि अधातुएं कुचालक होती है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उष्मा और विद्युत दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फफोलेदार तांबा होता है। तो पहले ये जान लेते हैं हम कि फफोलेदार तांबा क्या होता है। तो जब हम जो हमारा तांबा होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, गलित जो कॉपर है हमारा, ठीक है, गलित कॉपर में जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो होता है अगर पर्याप्त मात्रा में हम घोल दें, ठीक है, और इसे ठंडा करने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड का बुलबुला के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा ना, जो कॉपर की सतह पर क्या होता है, फोफले की तरह पड़ जाता है, इसलिए हम इसे ही क्या कहते हैं, फोफलेदार तांबा कहते हैं, ठीक है। और जो फोफलेदार तांबा होता है वो लगभग 98% जो रहता है हमारा तांबा रहता है, और 2% जो इसमें होते हैं वो अपद्रव होते हैं, जैसे कि सल्फर है, आर्सेनिक है, आयरन है, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये इस प्रकार के जो अपद्रव की अशुद्धियां मिली होती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बकमिंस्टर फुलरिन में कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरिन जो होता है वो कार्बन का एक क्रिस्टली अपरूप होता है, ठीक है। इसमें जो एक अणु में होते हैं 60 कार्बन परमाणु होते हैं, इसके जो एक अणु होते हैं उसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अणुओं की जो संरचना अगर आपको पूछा जाए कि बकमिंस्टर फुलरिन की संरचना किस टाइप की होती है, तो इसकी संरचना जो होती है वो कुछ फुटबॉल टाइप की होती है, ठीक है।
इसका बंक मिनिस्टर फुलरेन में आपको पूछा गया है यहाँ पे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बतानी है, तो इसके एक अणु में जो है 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु जो होता है, आपके ऑप्शंस है फिर से उपविभाजित किया जा सकता है, बी फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता, सी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें यह बताना है कि डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसके अनुसार सभी द्रव, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी परमाणु है उसको हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले परमाणु है वो बहुत ही अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने यही चीज़ कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्मतम कण होते हैं और इन्हें ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अविभाजित उपविभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब एक उदासीन परमाणु धन आयन में बदलता है तब, जब कोई भी उदासीन परमाणु अगर धन आयन में बदलेगा तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है ए परमाणु क्रमांक में कमी होगी, बी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, सी आकार में कमी होगी, या डी आकार में वृद्धि होगी। तो जब भी कोई धन आयन का निर्माण किसी उदासीन परमाणु के द्वारा होता है तो एक या अधिक, जब वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी जो होगा उदासीन परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। धन आयन की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु से बहुत छोटी होती है, इसलिए धन आयन की जो त्रिज्या होगी वो परमाणु की जो त्रिज्या होगी ना उससे बहुत छोटी होगी, तो इसलिए ये होता है कि परमाणु के आकार, त्रिज्या छोटी होती है मतलब ऑब्वियसली बात है कि परमाणु के आकार में क्या होगी, कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि परमाणु के आकार में कमी आती है। आज हमने कुछ 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।